नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया। एक ऐसा देश जहां एक फैमिली के फैसलों पर चलती है पूरी आवाम की सांसें। 1948 से लेकर आज तक 3 जनरेशन तक चलती आ रही एक डायनेस्टी, किम इल सुंग, किम जोंग इल और आज के समय का सुप्रीम लीडर किम जोंग उन। 3 नाम, एक ही खून और एक ही मिशन, एब्सोल्यूट कंट्रोल। यहां एक तरफ प्योंगयांग की चमकदार सड़कें, एलिट्स के लग्जरी लाइफस्टाइल और प्रोपेगेंडा पोस्टर्स जो हर दीवार पर चिपके हैं, और दूसरी तरफ गांव के भूखे बच्चे, कैंप्स के अंधेरे सेल्स और वो आवाज जो उठने से पहले ही दबा दी जाती है। हर इंसान का फ्यूचर डिसाइड होता है उनके खून से, एक इनविजिबल दफ्तर में लिखे गए रिकॉर्ड्स से। सोंग बुन ये क्लासिफिकेशन सिस्टम है जहां लॉयल्टी ही लाइफ और डेथ का फैसला कर सकती है, और फिर वो वजह जिससे पूरी दुनिया हमेशा सतर्क रहती है। मिसाइल टेस्ट्स, न्यूक्लियर पावर और एक अनप्रिडिक्टेबल लीडरशिप जो एक छोटे देश को बना देती है एक ग्लोबल नाइटमेयर। The whole world watching the mysterious nuclear nation of North Korea. An intercontinental ballistic missile launched by North Korea. Own record for the longest ever missile flight. A staggering 74 minutes, hurtling high above the Earth at supersonic speed, hitting 6,000 kilometers before splashing down in the sea. और सबसे बड़ा सवाल, यहाँ जहाँ हर इंसान का फ्यूचर तय होता है उसके बैकग्राउंड से, वहाँ आम लोग अपनी जिंदगी कैसे जीते हैं? उनके दिन, उनकी रात, उनके ख्वाब, किस हद तक एक हार्श रिजीम उनके हर फैसले को शेप देता है। तो जुड़िए रहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक डिक्टेटरशिप की कहानी नहीं, ये एक साम्राज्य है जो 70 साल से चलता आ रहा है। ये है द वन एंड ओनली द किम डायनेस्टी। साल था 1945। दुनिया बोल रही थी वॉर खत्म हो गया, लेकिन कोरिया के लिए यह था एक नई लड़ाई की शुरुआत। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड में जापान, जो 35 साल से कोरिया पर कब्जा जमाए बैठा था, फाइनली वो हार गया और कोरिया को मिली आजादी। लेकिन यह आजादी एक साथ नहीं आई। नॉर्थ में सोवियत यूनियन का कंट्रोल और साउथ में यूनाइटेड स्टेट्स का। मतलब एक ही देश 2 टुकड़ों में बंट गया, एक ही मिट्टी लेकिन सोच अलग अलग। नॉर्थ कम्युनिस्ट, साउथ कैपिटलिस्ट, और इन दोनों के बीच कोरिया बन गया एक बैटलफील्ड जहां लड़ाई सिर्फ आइडियोलॉजी की नहीं थी, बल्कि इंसान की जान भी दांव पर लग रही थी। इसके बाद 1948 में सोवियत यूनियन ने एक लीडर चूज किया नॉर्थ कोरिया के लिए, किम इल सुंग। वो पहले एक गेरिला फाइटर था जो जंगलों में जापानीज आर्मी के खिलाफ लड़ता था, पर वॉर खत्म होते ही उसका मिशन बदल गया। सोवियत यूनियन के सहारे पर किम इल सुंग ने बनाया एक नया देश, डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया। नाम में डेमोक्रेटिक लिखा था, लेकिन असल में यहाँ जन्म हो रही थी एक सख्त डिक्टेटरशिप की। और तब से शुरू हुई एक जर्नी जो सिर्फ एक देश की नहीं, बल्कि एक फैमिली की कहानी बन गई। सवाल था, एक देश जो अभी अभी वॉर से निकला है, भुखमरी और गरीबी से जूझ रहा है, वहां पावर कैसे कंसोलिडेट होती है? आंसर था जूचे, यानी सेल्फ रिलायंस। सोचिए, आप एक ऐसे कंट्री में रहते हो जहां राशन कम है, मेडिसिन नहीं है, लेकिन हर जगह एक ही लाइन लिखी है कि लीडर ही सब कुछ है। आपके रेडियो से लेकर स्कूल की वॉल तक सिर्फ जूचे। स्लोली जूचे सिर्फ एक आइडियोलॉजी नहीं, एक रिलीजन बन गया, और उस रिलीजन का एक ही भगवान था, किम इल सुंग खुद। साल 1950 के दौरान एक और चैप्टर लिखा गया, चोलिमा मूवमेंट। एक घोड़ा जो एक साथ 100 घोड़े का काम करे। मतलब वर्कर्स को मोटिवेट किया गया कि वो सुपर ह्यूमन बन जाए। फैक्ट्री फ्लोर्स पे पोस्टर्स लग गए कि आज 10 घंटा नहीं 16 घंटा काम करो, आज तुम्हारा खून कल देश की ताकत। लेकिन असल में क्या हो रहा था? जिंदगी छोटी होती गई, सपने खत्म हो गए। हर इंसान एक छोटा गियर बन गया, एक मशीन का जिसका नाम था किम डायनेस्टी। फिर एक दिन स्टेज पर आई एक नई कहानी, एक कहानी जो सच से ज्यादा मिथ लगती थी, माउंट पैक्टू। प्रोपेगेंडा ने इस पहाड़ को एक सेक्रेट जन्म स्थल बना दिया। कहा गया यहीं से किम फैमिली की असल शुरुआत हुई थी। सोचिए, एक सियासी नेता को सिर्फ एक लीडर नहीं, बल्कि एक डिवाइन अवतार बना के पेश किया गया। हर टेक्स्ट बुक, हर म्यूजियम, हर कॉन्सर्ट, सब एक ही सुर में गाने लगे, किम फैमिली इज चोजन बाय हेवन। और फिर जैसे ही किम फैमिली का आइडियोलॉजी पूरे देश में घुल मिल गया, वक्त आया एक टेस्टिंग मोमेंट का। साल 1994।
किम इल सुंग की मौत हो गई। तब एक बड़ा सवाल हवा में घूम रहा था, क्या सिस्टम टूट जाएगा? आंसर आया नो। किम इल सुंग के मरने के बाद पावर सिंपली ट्रांसफर हो गई उनके बेटे किम जोंग इल के हाथ में, और इस मोमेंट ने एक बात कंफर्म कर दी कि ये सिर्फ डिक्टेटरशिप नहीं, ये एक डायनेस्टी है। किम जोंग इल का रूल शुरू हुआ एक नए नाइटमेयर के साथ, और वजह थी 1990s का आर्डियस मार्च, एक ऐसी भुखमरी जो पूरे देश को हिला कर रख दिया। लेकिन क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जिस सोवियत यूनियन के सपोर्ट से नॉर्थ कोरिया बना था, 1990s में वही सोवियत यूनियन खुद ही गिरती हुई हालत में था। पॉलिटिकल और इकोनॉमिक क्राइसिस ने उन्हें इतना कमजोर कर दिया कि वो नॉर्थ कोरिया को हेल्प करना बंद कर दिए, और इस तरह प्योंगयांग बिल्कुल अकेला पड़ गया, जिसके कारण नॉर्थ कोरिया में फॉरेन एड आना रुक गया। सिर्फ यही वन एंड ओनली रीजन नहीं था। उसी वक्त नॉर्थ कोरिया में भयानक फ्लड्स भी आई। इस फ्लड्स ने हजारों खेतों को डुबा दिया और फसल को बर्बाद कर दिया, जिसका रिजल्ट था एक खौफनाक दौर जहां लोगों के पास खाने को कुछ नहीं बचा। लोगों को जिंदा रहने के लिए जंगली घास, पेड़ों की छिलके और कभी-कभी जड़ तक खानी पड़ी। विकिपीडिया के मुताबिक इस भूखमरी के दौरान लगभग 2.4 लाख से 3.5 मिलियन लोग भूख से मर गए। और मजाक की बात यह थी, उस वक्त प्रोपेगेंडा पोस्टर्स चीख रहे थे, सैक्रिफाइस टुडे ग्लोरी टुमारो। सोचो, एक तरफ बच्चा रो रहा है भूख से, दूसरी तरफ टीवी पर लीडर इंपोर्टेड लिकर पी रहा है। क्या आप इमेजिन कर सकते हो उस वक्त एक आम नॉर्थ कोरियन के दिल में कितनी कंफ्यूजन थी? इसी ट्रेजेडी के बाद नॉर्थ कोरिया में लॉन्च हुई एक नई पॉलिसी, सोंगुन, यानी मिलिट्री फर्स्ट। आइडिया सिंपल था, देश की सर्वाइवल सिर्फ आर्मी के जरिए पॉसिबल है। हर गांव, हर शहर में टैंक्स और सोल्जर्स का मार्च शुरू हुआ, और लोगों को सिखाया गया कि अगर आप भूखे भी हो तब भी प्राउड रहो, क्योंकि हमारे पास न्यूक्लियर पावर है। इसी सिक के साथ आर्मी फर्स्ट पॉलिसी ने नॉर्थ कोरिया को एक नई डायरेक्शन दी, एक ऐसी डायरेक्शन जहां सर्वाइवल और पावर का सेंस सिर्फ मिलिट्री स्ट्रेंथ में दिखता है। और फिर अक्टूबर 9, 2006 में आया वो मोमेंट जिसके दौरान पूरी दुनिया शॉक हो गई थी। वजह था नॉर्थ कोरिया का पहला न्यूक्लियर टेस्ट। एक तरफ लोग अपने घर में चावल के दाने गिन रहे थे, और दूसरी तरफ मिसाइल्स आसमान को चीर रहे थे। इससे बड़ा पैराडॉक्स और क्या हो सकता है? खैर, जो भी हो, इस न्यूक्लियर टेस्ट के बाद भी सिस्टम चल रहा था अपनी रिदम में। लेकिन फिर आया साल 2011, और इसके साथ आया किम परिवार के लिए एक शॉक, किम जोंग इल की मौत। अब फिर से वही सवाल उठता है, सिस्टम अब गिर जाएगा क्या? लेकिन नहीं, क्योंकि इस बार स्टेज पर आए एक यंग लीडर, किम जोंग उन, जिसके बारे में दुनिया ने सोचा बच्चा है, इनएक्सपीरियंस्ड है, शायद अब रिजीम कोलैप्स होगा। लेकिन हुआ क्या? सिस्टम और भी ज्यादा टाइट हो गया, और यहीं से शुरू हो गया इस डायनेस्टी का तीसरा चैप्टर, जो अभी भी चल रही है। किम जोंग उन की एंट्री के बाद एक बात क्लियर हो गई थी, डायनेस्टी का सिस्टम सिर्फ जिंदा नहीं है, बल्कि और भी मजबूत हो चुका है। अब सवाल था, ये सिस्टम चलता कैसे है? नॉर्थ कोरिया के अंदर एक इनविजिबल मशीन है, जिसमें हर सिटीजन एक छोटा गियर बन जाता है, और इस मशीन को चलाने के लिए डायनेस्टी ने खड़े किए कुछ पावरफुल पिलर्स। सबसे बड़ा पिलर है वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया। ये पार्टी सिर्फ एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं, ये एक जायंट नर्वस सिस्टम है। आप चाहे एक टीचर हो, एक सोल्जर या एक फैक्ट्री वर्कर, हर जगह एक पार्टी सेल होता है जो आपको मॉनिटर करता है। इस पार्टी के अंदर सबसे पावरफुल विंग है ऑर्गेनाइजेशन एंड गाइडेंस डिपार्टमेंट। उनका काम है इंश्योर करना कि डायनेस्टी के अगेंस्ट कोई सोच भी ना सके। किसी को प्रमोट करना है, किसी को हटाना है, या कभी कभी किसी को गायब कर देना है, सब डिसाइड होता है इसी एक दफ्तर से। और जब मॉनिटरिंग के साथ आइडियोलॉजी पंप करनी हो, तो वहां आती है प्रोपेगेंडा एंड एजिटेशन डिपार्टमेंट। ये डिसाइड करता है कि टेक्स्ट बुक्स में क्या लिखा जाएगा, रेडियो पर क्या बजेगा, और हर पोस्टर का मैसेज क्या होगा। रिजल्ट, हर बच्चा अपने पहले दिन से ही सीखता है, लीडर ही देश है और देश ही लीडर है। दूसरा पिलर है कोरियन पीपल्स आर्मी। यहाँ आर्मी को शील्ड ऑफ द मदरलैंड कहा जाता है, लेकिन असल में ये शील्ड से ज्यादा एक लीश है जो पूरे डायनेस्टी के हाथ में बंधा है। इस लीश का असर दिखाई दिया जब किम जोंग इल के दौरान आर्मी सबसे बड़ा सेंटर बन गई थी। पर किम जोंग उन ने एक और कदम आगे बढ़कर पार्टी और आर्मी के बीच बैलेंस बनाया। मैसेज ये था कि जनरल भी उठेगा तो मेरे साइन के बिना नहीं उठेगा, और हर सोल्जर को बताया गया, तुम सिर्फ बॉर्डर गार्ड नहीं हो, तुम एक डिवाइन मिशन के हिस्सा हो। इस मिशन का नाम था डायनेस्टी का सर्वाइवल। इस डायनेस्टी का तीसरा पिलर है एक सिस्टम जो दुनिया के किसी और देश में नहीं है, और वो है संगबुल। ये एक ऐसा सिस्टम जो हर नॉर्थ कोरियन लोगों को 3 हिस्सों में बांट दिया। मतलब इस सिस्टम के अंदर हर आदमी की जिंदगी का लेवल उसके परिवार, उसकी पहचान और उसके वफादारी से तय होता है, और इसके राज हम आगे चलकर डिटेल में जानेंगे। किम डायनेस्टी का चौथा पिलर है सर्वेलेंस। इस सिस्टम का असर हर कोने में महसूस होता है, और इसी वजह से हर कॉलोनी में बना है एक इनमिन बान।
इनमिन बान मतलब एक छोटे ग्रुप जो पूरे एरिया के लोगों की एक्टिविटीज ऑब्जर्व करता है। ये लोग हर हफ्ते हर घर हर गली में जाते हैं, लोगों की डेली लाइफ देखते हैं और छोटी छोटी गलतियां, अनयूजुअल हरकतें नोट करते हैं और अपनी फाइंडिंग्स रिपोर्ट करते हैं हायर अथॉरिटीज को। और इस सर्वेलेंस का असर यह है कि लोगों को कभी कभी अपने पड़ोसी या घर के मेंबर्स के अनयूजुअल एक्टिविटीज के बारे में भी रिपोर्ट करना पड़ता है, क्योंकि सबको पता है कि अगर मैंने रिपोर्ट नहीं किया तो शायद मुझे ही रिपोर्ट कर दिया जाएगा। और अगर आपके खिलाफ गलतियों से भी कुछ लिख दिया गया तो अगला स्टॉप होता है प्रिजन कैंप। और ये कैंप सिर्फ नॉर्मल जेल नहीं, यहाँ एक इंसान की गलती के लिए उसके 3 जनरेशंस तक सजा मिलती है। एक ही गलती और उस इंसान का बचपन, उसके बच्चे और उनके बच्चे सब बंद हो जाते हैं। ये सिस्टम सिर्फ कंट्रोल का तरीका नहीं, ये हर रिश्ता तोड़ देता है, हर भरोसा तोड़ देता है। हर घर, हर गली, हर कॉलोनी में एक खौफ का साया है जो कभी खत्म नहीं होता। और इस खौफ के बीच अगर टॉप लेवल पर भी थोड़ी सी डिसेंट दिखे तो सोल्यूशन एकदम सिंपल है, पर्ज। और इस रूथलेस पॉलिसी का सबसे भयंकर सबूत 2013 में सामने आया। ये वो पल था जो डर का नया स्टैंडर्ड सेट कर गया। किम जोंग उन ने अपने ही खून के रिश्तेदार, अपने ही अंकल जैंग सोंग थाइक को सबके सामने बिल्कुल पब्लिकली मौत के घाट उतार दिया। ये सिर्फ एक सजा नहीं थी, ये एक खुली वार्निंग थी पूरे देश के लिए कि जो भी मेरी कुर्सी को चैलेंज करेगा उसका अंजाम यही होगा। किम डायनेस्टी में सिर्फ दबाव और डर ही नहीं, एक और मैकेनिज्म भी है, एलीट प्रिविलेजेस। यही एलीट जिन्हें दोनजू कहलाते हैं, उन्होंने अपनी कंफर्ट और पावर बनाए रखने के लिए पूरी लॉयल्टी रेजिम को देते हैं। और इसी लॉयल्टी का नतीजा ये है कि ये एलीट प्योंगयांग के सबसे शाही और लग्जूरियस कंफर्ट्स का मजा उठाते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां आम लोग सिर्फ ख्वाबों में ही जा सकते हैं। और इस तरह डायनेस्टी अपने आसपास एक लॉयल सर्कल बनाए रखता है, एक ऐसा नेटवर्क जो सिर्फ पावर और कंट्रोल के लिए काम करता है। आप इसे एक जायंट थिएटर की तरह समझिए, जैसे कि स्टेज के बीच में हमेशा किम फैमिली का एक चेहरा होता है, आर्मी, पार्टी और एलीट्स उसके साइड एक्टर्स होते हैं, और ऑडियंस वो आम आवाम जिनके पास सिर्फ एक ही रोल है, क्लैप करना। और अगर क्लैप कमजोर हो गया तो स्पॉटलाइट तुरंत उन पर पड़ जाता है और उनकी आवाज बदल जाती है साइलेंस में। नॉर्थ कोरिया में आम लोगों का जिंदगी समझना है तो सिर्फ मिसाइल्स और मिलिट्री परेड्स देखना काफी नहीं, क्योंकि असल कहानी छुपी है यहाँ के आम इंसान का घर के अंदर। वहाँ मिलेगी असली तस्वीर, हंगर, फियर और सर्वाइवल की। सबसे पहले बात करते हैं राशन सिस्टम की। नॉर्थ कोरिया में खाने का सबसे बड़ा सोर्स है स्टेट राशन कार्ड। हर फैमिली का नाम एक दफ्तर में लिखा होता है, उस दफ्तर के हिसाब से उन्हें मिलता है राइस या कॉर्न। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि राशन अक्सर मिलता ही नहीं, कभी महीने भर डिले, कभी सिर्फ हाफ सप्लाई। रिजल्ट, घर के किचन में बर्तन खाली। कभी कभी माँ को अपने बच्चों को सिर्फ गर्म पानी पिलाना पड़ता है ताकि उन्हें लगे कि उन्होंने कुछ खाया है, और वो भूखे पेट ही सो जाते हैं। और सबसे मजाक बात ये कि उसी वक्त लाउड स्पीकर बजता है, थैंक्स टू आवर लीडर वी आर लिविंग इन पैराडाइज। 1990s की फेमिन के बाद नॉर्थ कोरियन लोगों ने एक नई दुनिया बनाई, जंगमडान। ये है एक ब्लैक मार्केट जहाँ सब कुछ मिलता है, चावल, कपड़ा, सिगरेट्स और कभी कभी साउथ कोरियन सॉन्ग्स की यूएसबी ड्राइव्स। सोचिए, एक देश जो कहता है कि हम सब कुछ फ्री प्रोवाइड करेंगे, उस देश के लोग खुद सरवाइव करने के लिए इल्लीगल मार्केट खोल रहे हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये कि जंगमडान को ज्यादातर चलाती हैं विमेन, क्योंकि जब राशन कोलैप्स हुआ तब माओ ने अपने घर को बचाने के लिए बाजार उठाया। आज की डेट में यही बाजार लोगों के लिए एक लाइफलाइन बन गया है, लेकिन साथ ही हर दिन एक नया खतरा भी लेकर आता है, क्योंकि पुलिस कभी भी आके सामान छीन सकती है या ट्रेडर को जेल भेज सकती है, लेकिन लोग फिर भी वहाँ जाते हैं क्योंकि सर्वाइवल का और कोई रास्ता नहीं। अब बात करते हैं सोंगबन सिस्टम की। जैसे कि हम पहले भी बोले थे, ये एक ऐसा कास्ट सिस्टम है जो हर नॉर्थ कोरियन लोगों को 3 हिस्सों में बांट दिया, कोर, वेवरिंग और हॉस्टाइल क्लासेस। कोर क्लास वाले की जिंदगी वीआईपी होती है, प्योंगयांग जैसे शहरों में रहते हैं, अच्छी नौकरी मिलती है और उनके बच्चे बेहतर स्कूल्स में पढ़ते हैं जहां उन्हें लॉयल्टी की ट्रेनिंग दी जाती है। वेवरिंग क्लास ना पूरी तरह लॉयल ना दुश्मन, उनकी जिंदगी छोटे शहरों तक सीमित रहती है, छोटी नौकरियां मिलती हैं और हमेशा डर रहता है कि कहीं उनकी पोजीशन नीचे ना गिर जाए। और फिर आती है हॉस्टाइल क्लास, जहां जिंदगी सबसे कठिन है, गाँव में रहना, पुराने और खराब मकान, कठिन मजदूरी और हर वक्त निगरानी। उनके बच्चों के लिए अच्छी स्कूल का सपना सिर्फ सपना ही रहता है। यहाँ सबसे ज्यादा दिल तोड़ने वाली बात यह है कि ये स्टेटस आपके अपने काम से नहीं बल्कि आपके पुरखों के फैसलों से तय होता है। अगर आपके दादा दादी ने सरकार के खिलाफ कुछ किया था तो आपकी जिंदगी उसका अंजाम बन जाती है। इसका मतलब आप एक जॉब के लिए परफेक्ट हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए रिजेक्ट कर दिए जाते हैं क्योंकि 1 या 2 पीढ़ी पहले आपके खानदान के किसी सदस्य ने सरकार का विरोध किया था। नॉर्थ कोरिया में एजुकेशन सिस्टम भी डिक्टेटरशिप का एक टूल है।
बच्चों की किताबों में साइंस और मैथ्स कम होते हैं, किम फैमिली की कहानियां ज्यादा होती हैं। मैथ्स के सम्स भी ऐसे, अगर एक अमेरिकन सोल्जर को मारने में 3 बुलेट्स लगती हैं, तो 30 सोल्जर्स के लिए कितनी बुलेट्स चाहिए। हर स्कूल असेंबली शुरू होता है एक पोएम या एक सॉन्ग से जो लीडर की तारीफ करता है। मतलब एक बच्चा जो सुबह भूखा स्कूल आता है, उसे सबसे पहले ये बोलना पड़ता है, थैंक यू फादर किम। नॉर्थ कोरिया में हेल्थ केयर ऑफिशियली फ्री है, लेकिन रियलिटी ये है कि हॉस्पिटल्स में ना मेडिसिन है ना इक्विपमेंट। डॉक्टर्स अक्सर पेशेंट्स को बोलते हैं, अगर दवा चाहिए तो बाजार से लाओ, और बाजार मतलब जगमगा, जहाँ एंटीबायोटिक्स डबल प्राइस पे मिलते हैं। गांव के लोग हर्बल रूट से बुखार ट्रीट करते हैं, और कभी कभी ऑपरेशन बिना एनेस्थीसिया के होता है। सोचिए 21st सेंचुरी में एक देश जहाँ हॉस्पिटल में लाइट चली जाती है और पेशेंट्स को कैंडल की रोशनी में ट्रीट किया जाता है। और फिर आता है फ्रीडम का सवाल। नॉर्थ कोरिया में रेडियो सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी पकड़ता है जो स्टेट चलाता है, टीवी बस वही चैनल जो रिजीम चाहे, और इंटरनेट सिर्फ एक लोकल इंटरनेट जहाँ आपको सिर्फ किम फैमिली की अचीवमेंट्स दिखाई देती हैं। लेकिन लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी कभी मर नहीं जाती। स्मगलर्स चाइना से यूएसबी ड्राइव्स ले आते हैं जिसमें साउथ कोरियन ड्रामास होते हैं। रात के अंधेरे में लोग ब्लैंकेट के अंदर छुपकर डीवीडी प्लेयर्स चलाते हैं, और उनके लिए वो पल बन जाता है एक झलकी, एक और दुनिया की। फिर भी इस हार्श सिस्टम के बीच लोग अपनी छोटी छोटी खुशियों के लिए जगह बनाते हैं। शादी होती है तो गाने बजते हैं, बच्चे खेतों में फुटबॉल खेलते हैं, माँ अपने बच्चे के लिए एक दिन एक्स्ट्रा चावल बचा लेती है। इस सबको देखकर एक बात क्लियर हो जाती है, चाहे सिस्टम कितना भी टाइट हो, इंसान की हिम्मत और छोटी छोटी खुशियों की तलाश कभी दबती नहीं। एक तरफ लोहे जैसा डिक्टेटरशिप का कंट्रोल, और दूसरी तरफ वो छोटी सी सांस जो आज भी दबाई नहीं जा सकी। नॉर्थ कोरिया एक छोटा देश है, लेकिन इसका शैडो दुनिया भर में फैला हुआ है। पॉपुलेशन है सिर्फ 26 मिलियन, जीडीपी साउथ कोरिया के एक शहर से भी कम, और फिर भी जब भी दुनिया के लीडर्स मिलते हैं, उनके एजेंडे में एक नाम हमेशा होता है, नॉर्थ कोरिया। सबसे बड़ी वजह है न्यूक्लियर वेपन्स। 2006 के पहले टेस्ट से लेकर आज तक हर मिसाइल लॉन्च दुनिया को याद दिलाता है कि इस देश को इग्नोर करना मुश्किल है। सोल, टोक्यो, वॉशिंगटन, सबको हमेशा तैयार रहना पड़ता है, क्योंकि एक छोटी सी गलती इस पूरे रीजन को हिला सकती है। और इसके बाद आता है इंटरनेशनल सैंक्शंस, ऑयल इंपोर्ट्स पर लिमिट, लग्जरी गुड्स पर बैन, बैंकिंग सिस्टम से आइसोलेशन। फिर भी रिजीम गिरा नहीं, क्योंकि उन्होंने बनाया अपना पैरेलल नेटवर्क, इलिसिट ट्रेड, साइबर हैक्स और ब्लैक मार्केट डील्स। उनके हैकर्स ने दुनिया के बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को टारगेट करके $बिलियन कमाए। ये रिसोर्सेज डायरेक्टली रिजीम को चलाने, आर्मी को फंड करने और न्यूक्लियर प्रोग्राम को सस्टेन करने में लगते हैं। डिप्लोमेसी के स्टेज पर भी नॉर्थ कोरिया एक अलग खेल खेलता है। 2018 में किम जोंग उन और डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग दुनिया के लिए एक स्पेक्टिकल बन गई। हैंडशेक, कैमरास, हेडलाइंस, सब कुछ एक ग्रैंड शो की तरह, लेकिन अंदर से सिस्टम वही का वही रहा। ये डायनेस्टी अपनी सर्वाइवल स्ट्रेटजी को हर बार नए ड्रामा के साथ वर्ल्ड स्टेज पर प्रेजेंट करती है। और ह्यूमन राइट्स का एंगल, यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट्स बार बार कैम्प, स्टार्वेशन और रिप्रेशन दिखाते हैं। वर्ल्ड मीडिया उन्हें डिस्क्राइब करती है एज द वर्ल्ड्स हार्शेस्ट रिजीम। फिर भी प्योंगयांग के बिलबोर्ड्स और टीवी चैनल्स में दिखाया जाता है एक परफेक्ट पैराडाइज। जियोपॉलिटिक्स में भी नॉर्थ कोरिया की प्रेजेंस कांस्टेंट है। चाइना का साइलेंट सपोर्ट, रशिया के साथ नए एग्रीमेंट्स और वेस्ट के साथ हमेशा कॉन्फ्रंटेशन। ये देश अपने छोटे साइज के बावजूद एक ऐसा पावर सेंटर बन गया है जो खुद बड़ी बड़ी ग्लोबल पावर्स को आंखों में आंख डालकर चैलेंज करता है। और ये सब देखकर एक बात क्लियर है, नॉर्थ कोरिया सिर्फ एक आइसोलेटेड डिक्टेटरशिप नहीं है, वो एक ऐसा देश है जो अपनी अनप्रेडिक्टेबल हरकतों से पूरी दुनिया को प्रभावित करता है। चाहे मिसाइल टेस्ट हो, डिप्लोमेटिक बात हो या साइबर अटैक, हर बार ये दिखाता है कि छोटा देश भी जियोपॉलिटिक्स का गेम बदल सकता है। और यहीं से उठता है एक सवाल, क्या दुनिया कभी नॉर्थ कोरिया के साथ एक लंबी शांति भरी सुलह कर पाएगी, या फिर ये एक ऐसा खेल है जो हमेशा चलेगा? एक ऐसा खेल जिसमें एक गलती पूरे एशिया पैसिफिक को और शायद पूरी दुनिया को क्राइसिस में डाल सकती है। फिलहाल इसका जवाब अभी किसी के पास नहीं, लेकिन एक बात पक्की है, जब तक किम डायनेस्टी की कुर्सी मजबूत है, नॉर्थ कोरिया और किम फैमिली दुनिया के लिए एक मिस्ट्री और एक चैलेंज दोनों बना रहेगा।